हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 10 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम स्पोर्ट। गस्टी इंडिया एज पास्ट न्यूजीलैंड टू क्लेम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो आप सबने देखा होगा कल का मैच और फाइनली इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था, बट इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इंडिया की क्रिकेट टीम ने जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस की कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, हमारे प्लेयर एबडक्ट हो सकते हैं या उन्हें कोई अननेसेसरीली हार्म हो सकता है। तो हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान नहीं गई। तो एक हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि जितने भी इंडिया के मैच हैं उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। बाकी जो रेस्ट ऑफ मैच हैं वो पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे खेले गए। तो बट वो बेसी बात है, फाइनल में इंडिया थी तो ये मैच भी कहाँ पे खेला गया? यूएई में खेला गया, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। अगर बात करें, दो ग्रुप थे शुरुआत में इसमें, ग्रुप ए, ग्रुप बी। टूर्नामेंट में दो ग्रुप्स बनाए गए थे। पहले ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को रखा गया। वहीं दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को रखा गया। हर ग्रुप से दो दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। तो ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दो टीमें इंडिया एंड न्यूजीलैंड। वहीं ग्रुप बी से जो दो टीमें फाइनल सेमीफाइनल में पहुंची, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड ग्रुप स्टेट से ही बाहर हो गई। तो सेमीफाइनल्स खेले गए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एंड न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका के बीच में। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में किसने जीता? इंडिया ने जीता सेमीफाइनल। वहीं न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका के मैच में न्यूजीलैंड ने ये फाइनल सेमीफाइनल जीता, है ना। तो नेचुरल सी बात थी, जो फाइनल होना था वो इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में वो होना था। तो कल यही फाइनल 9 मार्च 2025 को दुबई में खेला गया बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की एंड 250 रन बनाए एंड 252 रन का टारगेट दिया, जिसे अचीव कर लिया इंडिया ने मात्र 49 ओवर्स में। हाईएस्ट स्कोरर कौन रहे? रोहित शर्मा, जिन्होंने 76 रन बनाए और यही प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, तो रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं। 263 रन बनाए इन्होंने और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। बात करें चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल की, तो ये इंडिया का तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल है। इससे पहले इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2002, 2013 एंड नाउ इन 2025। तो इस तरह से इंडिया के पास अब 3 चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल हो गए हैं। 2002 में जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो थॉरोली नहीं जीती थी, पार्टनरशिप में जीती थी, मैच ड्रॉ हो गया था। तो इंडिया और श्रीलंका ने ये कंबाइंड ट्रॉफी जीती थी। उस समय कैप्टन सौरभ गांगुली थे। 2013 में जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी एंड नाउ 2025 में कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम टाइगर रिजर्व। माधव नेशनल पार्क इन एमपी बिकम्स इंडियाज 58 टाइगर रिजर्व टू गेट मोर बिग कैट सून। तो हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उन्होंने कल ये अनाउंस किया कि हम माधव नेशनल पार्क जो कि एमपी में है उसको इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं। और अभी हाल में हमने देखा होगा जो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, बिकॉज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका विजन है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो बिग कैट्स हैं उनको लाया जाए
तो उन्हें एकोमोडेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी। दैट इज़ वाई हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस में कन्वर्ट कर रही है, टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर रही है। तो ये नंबर बढ़ते बढ़ते पिछले अगर 2 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सिर्फ 51 तक टाइगर रिजर्व होते थे, और ये 2 सालों में लगभग 60 टाइगर रिजर्व बढ़ाए गए। बात करें सिर्फ एमपी की, तो एमपी में जो टाइगर रिजर्व हैं वो 9 हो गए, ये 9th टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ एमपी इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व रखने वाला स्टेट बन गया है। ठीक है, और माधव नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, चंबल रीजन में है। अगर बात करें यहाँ पे कितने टाइगर्स हैं तो सिर्फ 5 टाइगर्स हैं। ठीक है, जिसमें 3 मेल्स हैं एंड 2 आपके फीमेल्स हैं, 2 आपके क्यूब्स हैं, टाइगर के बच्चे भी हाल ही में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि अब हम क्या करेंगे, टाइगर रिजर्व बनने के बाद और तेजी से जो बिग कैट्स हैं, टाइगर्स हैं, उनके नंबर्स को बढ़ाएंगे। आने वाले कुछ ही महीनों में 2 और बिग कैट को इस माधव टाइगर रिजर्व में, अब नेशनल पार्क नहीं रहा, अब ये टाइगर रिजर्व भी हो गया है, तो माधव टाइगर रिजर्व में क्या करा जाएगा, एकोमोडेट किया जाएगा। बात करें ये टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, ये टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आया 1973। प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया में टाइगर्स का नंबर बहुत तेजी से डिक्लाइन करता जा रहा था, है ना, एंड जो टाइगर है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है। तो हमारे लिए नेशनल सेम की बात होती अगर हम अपने नेशनल एनिमल को ही कंजर्व नहीं कर पाते। तो दैट इज वाई टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए 1973 में क्या शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। क्या कहता था इस ये प्रोजेक्ट टाइगर एक एजेंसी की बात करता था कि एक NTCA बनाई जाएगी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी। ठीक है, एक बॉडी होगी, स्टैच्यूरी बॉडी होगी, और इसका काम क्या होगा, इंडिया में टाइगर्स को कंजर्व करना, टाइगर कंजर्वेशन का। और ये टाइगर कंजर्वेशन कैसे होगा, ऐसे एरियाज बनाए जाएंगे कुछ जिनमें सिर्फ टाइगर्स ही रहेंगे, टाइगर्स ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे, तो ये यही एरियाज आगे चल के क्या कहलाए, आपके टाइगर रिजर्व कहलाए। अगर बात करें टाइगर्स की तो सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर्स हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं, जो कि 3682 है नंबर में, जो कि टोटल अगर दुनिया के सारे टाइगर्स को मिला दिया जाए तो टोटल टाइगर पॉपुलेशन का 75% है। ठीक है, तो दुनिया भर के जो 75% टाइगर्स हैं वो हमारे इंडिया में रहते हैं, बिकॉज हमारा नेशनल एनिमल है और हमें इसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। बात करें टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व में मेनली क्या होता है, एक कोर एरिया होता है विच इंक्लूड पार्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क और ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ए बफर जोन विच इज ए मिक्स ऑफ फॉरेस्टेड एंड नॉन फॉरेस्टेड लैंड। डिक्लेरेशन कैसे होता है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई एरियाज एज टाइगर रिजर्व बेस्ड ऑन NTCA रिकमेंडेशन। NTCA रिकमेंड करता है और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसको नोटिफाई कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो देन ये आप देख सकते हो, ये हमारे इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनका एक मैप है। ये उत्तराखंड में राजाजी, कॉर्बेट, ठीक है, फिर यूपी में आ जाओ, पीलीभीत, आपका रानीपुर, है ना, आप देख लेना, क्योंकि मैं इसकी जो PDF है वो आपको लिंक में, है ना, एज यूजुअल प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसमें ये देख लीजिए डिटेल मैप। चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम जुडिशरी। सेंटर अवेट्स प्रोस्पेक्टिव नेम्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स टू बी अपॉइंटेड एड हॉक जजेज। ठीक है, अभी हमारी जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है, उसने एक खुलासा किया कि कुछ समय पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हाई कोर्ट्स को परमिशन दे दी थी कि आप एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर लो। एडहॉक जजेस को कब अपॉइंट किया जाता है, एडहॉक जजेस को तब अपॉइंट किया जाता है जब जुडिशरी में पेंडेंसी का लेवल बहुत हाई पहुंच जाता है, यानी कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जजेस कम पड़ जाते हैं। तो एक आर्टिकल भी दिया हुआ है, डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 224 ए के अंडर हाई कोर्ट में एडहॉक जजेस को, है ना, अपॉइंट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को इसकी परमिशन दे दी थी, बट यूनियन लॉ मिनिस्ट्री का कहना है कि अभी तक हमारे पास हाई कोर्ट से, है ना, जो देश भर के जो हाई कोर्ट है वहां से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आई है कि किनको एडहॉक जजेस अपॉइंट किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेता है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट प्रेशराइज करे, है ना, हाई कोर्ट को कि भाई आप जल्दी से
भेजिए ये, क्योंकि हमें कितने केसेस को की पेंडेंसी खत्म करनी है, 18 लाख क्रिमिनल केसेस जो इंडिया में एक्स्ट्रा अभी चल रहे हैं, उनकी पेंडेंसी को खत्म करने के लिए इन एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट करने का जो सुझाव या सजेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कंसीडरिंग ए बैकलॉग ऑफ ओवर 18 लाख क्रिमिनल, एज द सुप्रीम कोर्ट ऑन January 30 allowed the high court to appoint ad hoc judges not exceeding 10% of total sanction strength। क्या हुआ था कि ad hoc judges, आर्टिकल 224A क्या कहता है? आर्टिकल 224A, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट विद द प्रेसिडेंट प्रायर कंसेंट कैन रिक्वेस्ट ए रिटायर्ड जज ऑफ दैट और एनी अदर हाई कोर्ट टू सर्व एज ए जज इन द स्टेट हाई कोर्ट। जब कभी भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो किसी भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो किसी रिटायर जज को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप आइए कुछ दिन के लिए हमें सर्व कीजिए, बट ये रिक्वेस्ट वो तभी कर सकता है जब प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे देता है। ठीक है, सच जजेस विल हैव द सेम ज्यूरिसडिक्शन, ये जो जजेस आते हैं एडहॉक जजेस, इनके पास सेम ज्यूरिसडिक्शन होता है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एज रेगुलर जज, बट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज परमानेंट जज। ठीक है, परमानेंट जज के पास क्या होता है, एक उसका है ना रिटायरमेंट एज होती है, तो उसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है, उतनी अकाउंटेबिलिटी इनके पास नहीं होती है। वहीं जब इन्हें अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है इनको, है ना, जबकि जो परमानेंट जजेज होते हैं उनके पास एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है। ये अंतर होता है। देयर अलाउंस विल बी डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर, जितना भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा उतना उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और क्लॉज है कि ये जो एडहॉक जजेज हैं ना, ये किसी बेंच को हेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या दो जजेज मिलके किसी दो एडहॉक जजेज है ना किसी एक बेंच में नहीं हो सकते हैं। जब भी कोई बेंच बनेगी जजेज की, उसमें एक परमानेंट जज मैंडेटरी ही होगा, मतलब जरूरी होगा, ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो क्या हुआ था, एडहॉक जजेज को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहा था और 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया कि भाई लिमिट क्या होनी चाहिए, कैसी मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितने एडहॉक जजेज होने चाहिए हाई कोर्ट में। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो लिमिट है ना वो 20% होनी चाहिए। ठीक है, अब 2025 में इस लिमिट को क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मिनिमम टू मैक्सिमम 5 और टोटल स्ट्रेंथ के 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद अब क्या है ना, कोई भी हाई कोर्ट कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 जो एडहॉक जजेज हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मोर देन 1000 किल्ड इन सीरियन कम्युनल क्लासेस। सीरिया, यहाँ पे दिसंबर में बहुत कुछ हुआ, हमने डिस्कस किया था। क्या हुआ यहाँ पे दिसंबर में, एक प्रेसिडेंट जो 2000 से रूल कर रहे थे इस कंट्री को, क्या नाम था उनका, बसर अल असद, उनको डिथ्रोन कर दिया गया और उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा। और जो मिलिशिया ग्रुप था, एक जो आप कह सकते हो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप था, उसने पूरी की पूरी कंट्री को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब जो बसर अल असद हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल क्यों रहे थे, और यही वजह है यहाँ पे मेन कन्फ्लिक्ट की। अब देख रहे हो 1000 किल्ड, 1000 लोग मारे गए, है ना। अगर हमारे यहाँ तो 1-2 भी मारा जाता है तो प्रोटेस्ट हो जाते हैं, यहाँ पे 1000 लोग मारे गए। क्यों मारे गए, पावर स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, एक ग्रुप है जो आपके मिलिशिया ग्रुप है जो अभी रिसेंटली कंट्रोल कर रहा है आपके सीरिया को, है ना, मिलिशिया ग्रुप। दूसरा आपका बसर अल असद, प्रो बसर अल असद ग्रुप, यानी कि एक ऐसा ग्रुप बन गया है जो बसर अल असद को चाहता है कि वो पावर में आए, तो इनके बीच में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बट ये जो पावर स्ट्रगल है आपने कई कंट्रीज में देखा होगा, हमने डीआरसी में भी देखा, हमने सोमालिया में भी देखा, हमने सूडान में भी देखा, बट ये जो पावर स्ट्रगल है ना वो रिलीजियस है। ठीक है, क्या है कि जो बसर अल असद है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये मिलिशिया ग्रुप भी इस्लाम को फॉलो करते हैं, रिलीजन सेम है बट सेक्ट अलग अलग है। बसर अल असद किसको बिलोंग करते हैं, शिया,
सेक्ट को बिलोंग करते हैं। और ये जो मिलिशिया ग्रुप है ये सुन्नी सेक्ट को बिलोंग करता है। और शिया सुन्नी के बीच डिस्प्यूट आपने सुना ही होगा, हमने पाकिस्तान में डिस्कस भी किया था कुछ समय पहले कि कुछ सुन्नी लोगों ने क्या किया, शिया लोगों की जो मॉस्क है ना, जब वो प्रेयर कर रहे थे उसको ब्लास्ट कर दिया। तो शिया सुन्नी का अपना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जिसकी वजह से इनके बीच में क्लैश चलता रहता है। अब हुआ क्या कि सीरिया में जो शिया हैं वो माइनॉरिटी में है और सुन्नी मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी में। और इन्हें रूल कौन कर रहा है, शिया, जो कि माइनॉरिटी में है। तो यही मेजॉरिटी सुन्नी लोगों को पसंद नहीं आया कि यार एक माइनॉरिटी पर्सन है ना, एक ऐसा पर्सन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है वो क्या कर रहा है, हम पे रूल कर रहा है, हमें डिक्टेट कर रहा है। दैट इज भाई बशर अल असद के खिलाफ ये क्या एक मिलिशिया ग्रुप तैयार किया है ना, तैयार हुआ। इसे यूएसए ने बाद में सपोर्ट दिया था। एंड अब क्या है, बशर अल असद जब पावर में चले गए हैं तो शिया ग्रुप, जो शिया सेक्ट वाले लोग हैं, जो उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और ये फाइटिंग कर रहे हैं। और इसी फाइटिंग में 1000 लोग कम से कम मारे गए। ठीक है, अभी करंटली दिसंबर के बाद, बशर अल असद के जाने के बाद कौन वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट बना है, इसका नाम है अहमद सारा अल जोलानी। ठीक है, सीरियन लीडर मोहम्मद अल जोलानी, अहमद सारा called for peace on Sunday after 100 were killed in coastal areas in the worst communal violence since the fall of बशर अल असद। ये यहाँ पे आपको सीरिया सिविल वॉर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे शुरू हुई है सीरिया सिविल वॉर, है ना। शुरू तो होना ही था इसको, है ना, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, क्योंकि आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, सेम रिलीजन है बट सेक्ट अलग अलग है। तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई दो ग्रुप्स के बीच में चल रही थी, तो ये सिविल वॉर कभी ना कभी होनी थी। बट इस सिविल वॉर को ट्रिगर किया अरब स्प्रिंग ने, जो 2010 में शुरू हुई। क्या थी ये अरब स्प्रिंग? अरब कंट्रीज में रिफॉर्म की मांग करने वाले लोग है ना उठ खड़े हुए। फेसबुक ट्विटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था उस समय पे, और यहाँ पे जब फेसबुक ट्विटर जब आया तो लोग ओपिनियनेटेड होने लगे, अपने ओपिनियन को देने लगे। और इसी ओपिनियन से क्या हुआ, अब है ना एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट शुरू हो गए। खास करके जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ ज़्यादातर क्या देखने को मिलती थी हमें, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप देखने को मिलती थी, या फिर देखने को मिलती थी मोनार्की। तो इसी डिक्टेटरशिप और मोनार्की के अगेंस्ट लोग खड़े हो गए। बहुत सारे कंट्रीज में रिजीम चेंज हुआ। ट्यूनीशिया है ना, ट्यूनीशिया में सरकार बदल दी गई। इजिप्ट की सरकार हुस्नी मुबारक को गिरा दिया गया, बस बाद में मुस्लिम ब्रदरहुड आया। ठीक है, उसके बाद यूएई, सऊदी अरबिया, यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाली थी अरब स्प्रिंग, बट हो नहीं पाई बिकॉज यूएसए ने हैवी क्वांटिटी में अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया था इन कंट्रीज में। ठीक है, बट सीरिया है ना, जो एक कंपेरेटिवली एक वीक कंट्री था, यहाँ पर ये सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, रशिया ने किसको सपोर्ट किया, बशर अल असद को सपोर्ट किया, और यूएसए ने किसको सपोर्ट किया, मिलिशिया को सपोर्ट किया। तो इस तरह से ये सिविल वॉर 2011 में शुरू हुई, 2011 में, और आज 2025 चल रही है, 2025 चल रही है, यानी कि लगभग आपके 15 साल हो गए इस वॉर को चलते हुए, और अभी भी ये खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होता है। बात कर लें अगर चलते चलते सीरिया की, तो सीरिया की लोकेशन आप सभी जानते हो, वेस्टर्न एशिया में कंट्री है, वेस्टर्न एशिया में कंट्री है। इसके ईस्ट साइड में आपको इराक देखने को मिल जाएगा, नॉर्दर्न साइड में आपको टर्की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और साउथ में आपको जॉर्डन देखने को मिल जाएगा, एंड इजराइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर साउथ ईस्ट की बात करें तो आपको लेबनान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर फार वेस्ट की बात करें तो आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आइलैंड बेस्ड कंट्री एक साइप्रस देखने को मिल जाएगा। सीरिया की कैपिटल की अगर बात करें तो सीरिया की कैपिटल क्या है, दमिश्कस है। प्रेसिडेंट अभी हमने डिस्कस किया है, अहमद अल सारा है। गवर्नमेंट कैसा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, अभी कोई परमानेंट गवर्नमेंट है नहीं। आबादी की बात करें, पॉपुलेशन 2.36 करोड़ है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, और करेंसी कौन सी इस्तेमाल करते हैं, सीरियन पाउंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी नेपाल से। नेपाल फॉर्मर किंग अराइव इन काठमांडू एमिड टाइट सिक्योरिटी। तो नेपाल के जो एक्स किंग है ना, वो पिलग्रिमेज पे गए हुए थे, मतलब तीर्थ यात्रा पे गए थे बहुत सारे, नेपाल के अंदर ही है ना। तो विजिट करके जब नेपाल लौटे तो इन्होंने देखा कि जो एयरपोर्ट है, त्रिभुवन एयरपोर्ट जो काठमांडू का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग इकट्ठे हो गए थे, और ये लोग किस तरह के नारे लगा रहे थे, वी वॉन्ट आवर किंग बैक, अबॉलिश फेडरल रिपब्लिक सिस्टम एंड रीस्टेट मोनार्की, द किंग एंड कंट्री आर डियरर देन
आवर लाइफ। इन्होंने कहा कि हमें हमारा किंग वापस करो, अबॉलिश करो, ये जो फेडरल मोनार्की आपने लगा के रखी है इसको अबॉलिश करो, एंड जो किंग है और कंट्री है वो हमारी लाइफ से भी ज़्यादा बढ़ के है। तो कुल मिला के लोग नेपाल में जिस तरह से सिचुएशन बनी है, अगर नेपाल के बारे में अगर थोड़ी सी अगर हम बैक स्टोरी जाने तो 2008 तक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ करती थी। मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, प्राइम मिनिस्टर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होती थी, मोनार्की भी होती थी। बट आफ्टर 2008 माओइस्ट मूवमेंट चली वहाँ पे और जो मोनार्की है उसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत साल इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे, उसके बाद सरकारें बनी। आप देख रहे होगे हर साल 2 या 3 प्राइम मिनिस्टर बदले जाते हैं, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेपाल में जो डेवलपमेंट के काम हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो लोग कंपेयर करते हैं कि 2008 से पहले डेवलपमेंट के कितने सारे काम हो रहे थे, बट आज हम क्या हो रहे हैं, आज हमारे यहाँ पे है ना ड्रग कार्टल बढ़ता जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारे यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट बढ़ते जा रहे हैं। नेपाल के ऊपर टैग है कि इंडिया में जो भी टेररिस्ट वगैरह आते हैं वो नेपाल रूट से आते हैं। तो ये सब लोग देख रहे हैं, तो उन्होंने जब ये कंक्लूजन निकाला कि किस वजह से ये सब हो रहा है, तो उन्हें एक ही चीज़ समझ में आई, ये जो फेडरल गवर्नमेंट बनी है ना, ये इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनी है, ये इनकैपेबल है। दैट इज भाई वहाँ के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप नेपाल में एक बार दोबारा से क्या कर दो, मोनार्की को रीइंस्टेट कर दो। इसके अलावा नेपाल ने सेक्युलरिज्म को अपना लिया, और सेक्युलरिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे इंडिया में भी सेक्युलरिज्म है, बट नेपाल में सेक्युलरिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इवन हर कम्युनिटी के लोग, इवन अगर बात करें चाहे हिंदू है या कोई इस्लाम को फेथ को फॉलो करने वाला पर्सन है, ये दोनों ही कह रहे हैं कि सेक्युलर जो वर्ड है वो हटा दो, हमें सेक्युलर नहीं होना है। इवन इस्लाम से ये मांग बहुत ज़्यादा आ रही है, बिकॉज क्या हो रहा है कि है ना मास लेवल पे कन्वर्जन बढ़ गए है ना, हिंदू कम्युनिटी के लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं और इस्लाम कम्युनिटी के लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों के लिए यहाँ पे हार्मफुल प्रूफ हो रहा है। तो अब हर तरफ से लोग परेशान हैं, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, या फिर आपके इमेज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। दैट इज वाई वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि बहुत हो गया, हमें नहीं चाहिए ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें ना तो कोई स्टेबिलिटी है, और कभी चाइना के प्रेशर में आना पड़ता है, कभी इंडिया के प्रेशर में आना पड़ता है। तो हमें क्या चाहिए, मोनार्की वापस चाहिए। तो इन्हें पता चल गया लोगों को कि आज किंग जो है, एक्स किंग वापस आ रहे हैं अपने पिलग्रिमेज से। तो दैट इज भाई ये लोग सारे के सारे लोग कहाँ पहुंच गए, एयरपोर्ट पहुंच गए। ठीक है, चलिए, ये नेपाल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन रही। नेपाल की अगर बात करें तो ये 2 कंट्री के बीच में सैंडविच है, ऊपर इसके आपको चाइना मिलेगा और नीचे आपके इंडिया मिलेगा। तो ये इंडिया और चाइना के बीच एज ए बफर जोन काम करता है। कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल इसकी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपीज, पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, नेपाली है। अगर बात करें कौन कौन से इंडियन स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं विद नेपाल, तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको यूपी देखने को मिल जाएगा, फिर आप जब यहाँ आओगे तो आपको बिहार देखने को मिल जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल देखने को मिल जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे सिक्किम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कितनी लंबी बाउंड्री है अगर ये पूछा जाए कभी एग्जाम में, तो 1700 एक मिनट 1750 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया नेपाल के साथ और नेपाल इंडिया के साथ में। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 11 मार्च के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।